हेलो गाइस। तो पिछले क्लास में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़े थे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक बार रिकॉल कर लें कि अगर कोई भी ऐसे प्लेन है, प्लेन में अगर एक्स वाई प्लेन में कोई बॉडी है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है, तो आई जेड जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आई जेड विल बी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। परफेक्ट है। अगर वाई जेड प्लेन में है तो आई एक्स की वैल्यू आई वाई प्लस आई जेड हो जाएगा, और एक्स जेड जेड एक्स प्लेन में है तो आई वाई की वैल्यू आई जेड प्लस आई एक्स हो जाएगा। याद है ना? ये प्लेनर बॉडी के लिए अप्लीकेबल था, थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते, रिंग पढ़ते हम लोग। ठीक है, रॉड्स पे पढ़ चुके थे, रॉड्स पे एग्जाम्पल भी देख चुके थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। रिंग को देखते हैं। तो पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है, कोई ऐसे रिंग है और उसके ऐसे एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, तो रिंग के, ठीक है, यूनिफॉर्म है। तो अगर रिंग का मास m है, रेडियस r है, ठीक है, तो रिंग का जो मास है उसके एकदम पेरिफेरी पे लाई करता है, वो तो बीच में खाली है, रिंग है तो खाली है। ठीक है, और हम लोग थिन रिंग लिए हुए, एनुलर नहीं लिए हुए। ठीक है, तो इसका मासेस यहीं पे है। यानी अगर कोई भी मास का अगर आप विड्थ देखो, कोई भी ऐसे स्मॉल विड्थ अगर हम देखते हैं, ठीक है, ऐसे अगर हम कोई बड़ा सा ऐसा बना लें, ऐसे एक्सिस ले लें, कहीं का भी अगर हम कोई विड्थ देखते हैं, ठीक है, ऐसा कोई यहाँ विड्थ लेते हैं, स्मॉल मास डी एम लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? आर के बराबर होगा। यहाँ का कोई मास लेंगे तो भी आर डिस्टेंस होगा, यहाँ का कोई मास लेंगे ये भी आर डिस्टेंस होगा। हर स्मॉल मास कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे, हर स्मॉल मास। ठीक है, यानी आर परपेंडिकुलर हमारा क्या है? आर है। आर परपेंडिकुलर हर मास के लिए क्या है? ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला है डी एम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो आर परपेंडिकुलर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर परपेंडिकुलर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया और ये डी एम हो गया, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा एक तरह से इंटीग्रेशन के। केवल किसका इंटीग्रेशन है? डी एम, यानी मास का इंटीग्रेशन है 0 से m। ठीक है, तो ये डी एम को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल मास, छोटे मास को ऐड करते जाओगे सारे, इंटीग्रेशन प्लस एडिशन, तो टोटल मास आएगा, तो यानी एम आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा हमारे पास? एम आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर और डी एम का इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एम आर स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर कोई एक्सिस सेंटर से पास करा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, रिंग है, तो एम आर स्क्वायर। क्लियर है? कोई कष्ट? किसी भी पॉइंट मास से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करोगे तो रेडियस के बराबर आएगा। किसी भी पॉइंट मास से अगर आप परपेंडिकुलर, ये रिंग था, किसी भी पॉइंट मास से अगर हम यहाँ से ये लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आर आएगा, इस पॉइंट से लेते हैं आर आएगा, हर पॉइंट से आर आएगा, कहीं से भी ड्रॉप करें तो आर आएगा, कहीं से भी ड्रॉप करेंगे तो आर आएगा, हर पॉइंट से। तो हर पॉइंट मास से आर आ रहा है, तो हर पॉइंट मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी एम इंटू आर स्क्वायर। हर एक पॉइंट मास को ऐड करोगे, ठीक, सबका सम क्या आएगा? एम आएगा, और सबका डिस्टेंस क्या था? आर था, तो एम आर स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कष्ट? ठीक है, अब देखते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर तो ढेर सारा हो सकता है, कैसे भी, ऐसे ऐसे सारे डायमीटर के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ध्यान रखिएगा, सारे डायमीटर है तो मतलब कोई भी, सब तो सेम ही रहेगा ना। तो डायमीटर हमेशा क्या होता है? उसी के प्लेन में रहेगा, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम रिंग को अगर हम एक्स वाई प्लेन में मान लें, तो ये एक डायमीटर एक्स में हो जाएगा और एक डायमीटर ये वाई में हो जाएगा। ठीक है, दोनों डायमीटर का सेम है तो आई एक्स आई वाई आई डी के बराबर होगा। ठीक है, डायमीटर में रख लें तो आई एक्स आई वाई आई डी के बराबर, आई डायमीटर, सारे डायमीटर ध्यान दीजिए सब तो सेम है ना, आइडेंटिकल है, कोई अंतर नहीं, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? तो आई एक्स आई वाई जो है आई डी के बराबर होगा। अब अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन माने तो आई जेड जो होगा वो किसके बराबर होगा? आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो आई एक्स प्लस आई वाई दोनों आई डी था, तो 2 ID हो गया। ठीक है, तो 2 ID हो गया, तो आई डी की वैल्यू क्या हो जाएगा? आई जेड बाई 2। और आई जेड कौन सा होगा? इसके परपेंडिकुलर, यानी ये वाला ना एक्सिस, ये आई जेड हो गया, ये आई एक्स हो गया, ये आई वाई हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? जैसे ये आई जेड हो गया, ये हमारा क्या था? आई एक्स हो गया, और ये आई वाई हो जाएगा।
तो आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई दोनों की वैल्यू आई डी थी, तो 2 ID हो गया, तो आई डी की वैल्यू आई जेड बाई 2। आई जेड क्या था हमारा, यही वाला आई जेड है, इस वाले केस में जो ये है यही आई जेड है, तो आई जेड की वैल्यू क्या है एम आर स्क्वायर, तो आई डी की वैल्यू क्या जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, आई डी की वैल्यू क्या जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से तुरंत आ गया। अगर आप चाहते हो इसको डिराइव करना, ठीक है कि नहीं सर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगाएंगे, हम अपना वो जो बेसिक फॉर्मूला है डी एम इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर वो लगाना चाहते हैं, ठीक है। कौन सा बेसिक फॉर्मूला अपना, कहोगे नहीं सर हम इससे करना चाहते हैं, नहीं अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगाना है तो ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हो, थोड़ा लंबा जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया तो तुरंत आ गया था। आइए ये वाला तरीके से भी आपको समझा दे, डेरिवेशन पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, पता रहेगा तो सही रहेगा। जैसे हमारे पास टोटल रिंग का मास m है, तो पूरा रिंग पे मास है ना, यानी लेंथ पे पूरा मास है, तो लेमडा क्या आ जाएगा हमारा मास अपॉन टोटल लेंथ 2πr, मास अपॉन टोटल लेंथ क्या होता है सर्कमफ्रेंस 2πr, तो m अपॉन 2πr, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग क्या करें कि जैसे अब ये डायमीटर इसके अबाउट हमको निकालना है, ठीक, ये डायमीटर इसके अबाउट निकालना है, तो हम क्या करें, हम बड़ा सा ऐसे फिगर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ले लें, ये रिंग है, ठीक, ये ऐसे हम लोग इस डायमीटर के अबाउट निकालने की कोशिश करें, ठीक। तो हम लोग क्या करें, एक थीटा पे डी थीटा विड्थ का एक बहुत स्मॉल सा मान लें, ये हमारा एक्सिस ध्यान देना, ठीक, यहाँ पे एक स्मॉल मास मान लें, ये अगर हम डी थीटा लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो विड्थ आएगा ये आर्क का जो लेंथ आएगा छोटा सा, ये रेडियस इंटू एंगल होगा, तो इसका जो लेंथ आएगा वो आएगा आर डी थीटा, ठीक है। अब इस छोटे से आर्क का इसका हमको लेंथ पता चल गया, तो इसका लेंथ पता चल गया, तो इस वाले से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम बनाएं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ आएगा, ये आएगा, ये ऐसे ये ना आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हम कलर चेंज करके कर दिए, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये रेडियस है, ठीक, ये आर है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर इसका आर साइन थीटा, और बेस जो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक, ये बेस जो जाएगा आपका ये बेस आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये बेस के बराबर ही है ना, तो यहाँ से इस पॉइंट मास से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, यानी आर परपेंडिकुलर जो हो जाएगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर हो गया आर कॉस थीटा, इतने दूर आर डी थीटा का मास क्या हो जाएगा, तो लेमडा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इंटू आर डी थीटा, लेमडा, ठीक है, लेमडा इंटू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू आर डी थीटा, क्लियर है, लेमडा इंटू भाई मास पर लेंथ इंटू विड्थ क्या है इतने दूर का आर डी थीटा, इतने दूर का विड्थ क्या है आर डी थीटा, ठीक है। तो स्मॉल मास कितना आ जाएगा हमारा, स्मॉल मास आ गया देखिए लेमडा इंटू आर डी थीटा, लेमडा की वैल्यू एम बाई 2πr, तो यहाँ से आर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम डी थीटा बाई 2π, क्या आ गया हमारे पास एम डी थीटा बाई 2π, ठीक। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास पहले ही हम बता दिए थे, आर कॉस थीटा है, आर परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट, ये आर है, तो ये आर साइन थीटा, और ये आर कॉस थीटा, तो यही आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला, तो ये बेस क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर परपेंडिकुलर हमारा बताया था आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो चीज़ कांस्टेंट है बाहर ले दीजिए, m बाई 2π कांस्टेंट है, यहाँ से आर स्क्वायर बाहर, वो भी बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1+2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना, कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + 2 cos 2 थीटा बाई 2, ठीक। अब m बाई 2π, तो 1/2 का
इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा बाई टू, वन का इंटीग्रेशन थीटा, और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन तो साइन टू थीटा बाई कॉस थीटा का साइन थीटा, तो कॉस टू थीटा तो साइन टू थीटा बाई टू, ऑलरेडी टू था तो साइन टू थीटा बाई फोर हो गया। अब अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ध्यान दीजिए साइन टू थीटा में अगर हम टू पाई रखते हैं तो साइन फोर पाई जीरो हो जाएगा, और जीरो रखते हैं लोअर लिमिट। अच्छा, लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे आपको ये भी बता दें, ध्यान दीजिए हम लोग क्या लिए थे, ऐसे लिए थे, ठीक, ये था यहाँ से इस एक्सिस को निकाल रहे हैं, ये थीटा लिए थे, तो ये जो ये पॉइंट है पूरा घूमेगा ना चक्कर, तो जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ से मान लीजिए हम लिए थे यहाँ से थीटा, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जीरो है, जीरो से ये स्टार्ट होगा, पूरा गोल घूम के आएगा, तो जीरो से टू पाई पूरा घूम के आएगा, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, जीरो से टू पाई, ठीक है। तो अब हम जीरो से टू पाई कर रहे हैं, साइन टू थीटा पे जब अपर लिमिट रखें टू पाई तो फोर पाई हो गया, जीरो हो जाएगा, और जीरो रखें जीरो ही जाएगा, तो इस पर लिमिट रखना बेकार हो जाएगा। अब किस पे लिमिट रखना है हम लोग को, ठीक है, थीटा बाई टू पे, भाई वन बाई टू था, वन का इंटीग्रेशन थीटा बाई टू तो है, तो थीटा बाई टू, अपर लिमिट रखेंगे तो टू पाई बाई टू यानी पाई हो जाएगा, टू पाई बाई टू पाई, और लोअर लिमिट जीरो हो जाएगा, तो टू पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ से टू पाई कट गया तो एम आर स्क्वायर बाई टू, तो आपका क्या आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू। ये जो कि डायरेक्ट आ रहा था किससे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने पे, क्लियर है। तो ये एक डायरेक्शन डेरिवेशन हो गया किस बेसिस पे, डी एम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला, इससे भी ड्राइव कर सकते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा था एक लाइन में हो गया था, ठीक है। खैर ये आपके नॉलेज के लिए हम बता दिए ताकि आगे किसी जगह काम आ जाएगा जहाँ पे गलती से आपको परपेंडिकुलर थ्योरम सही से नहीं लगा पा रहे हो, तो बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, बाकी आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर रिंग के और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर डेस्क पे पहुँचेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।